देखिए, लास्ट सेशन में हमने देखा था कि जो हमने वाइन इक्वलिटी डेटा लिया था और इसमें हमने एक नल हाइपोथेसिस लेना चाह रहे थे कि फिक्स एसिडिटी इज लेस देन एंड इक्वल टू और इक्वल टू 6.10। वन सैंपल टी टेस्ट लगाने का हमारा मोटो था और इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस फिक्स एसिडिटी इज ग्रेटर देन 6.10। हमने सबसे पहले ये देखना चाहा कि वो डेटा कंटिन्यूअस है या नहीं, मतलब इंटरवल स्केल या रेशियो स्केल में आ रहा है कि नहीं। तो वो हमें बहुत सारी यूनिक वैल्यूज मिली थी। उसके आधार पर हमने डिसाइड किया कि ये कंटिन्यूअस डेटा है। फिर हमने देखा कि ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। हमने हिस्टोग्राम देखा कि जिससे पता चल रहा था, थोड़ा सा हमें क्लियर नहीं हो पा रही थी चीजें, तो हमने साइट लाइब्रेरी का यूज किया और स्क्यूनेस पता करी कि जो कि 0.64 थी, जो कि 0.5 से ज्यादा थी। तो ये पॉजिटिव स्क्यूड डेटा था। फिर हमने देखा कि यार इसमें थोड़ा आउटलेयर देखें। आउटलेयर से हम डेटा को ज्यादा छेड़ नहीं सकते, बहुत ज्यादा फिक्स्ड एसिडिटी है, इससे पता चल रहा है बहुत सारे आउटलेयर्स हैं। तो ये उसी को शो कर रही है कि फिक्स्ड एसिडिटी है, बहुत जरूरत से ज्यादा है फिक्स्ड एसिडिटी। फिर भी हमने कहा कि चलो यार सेप्रियो टेस्ट देखते हैं, नॉर्मलिटी का इससे पता करते हैं। तो सेप्रियो टेस्ट में ये रहता है कंडीशन कि यदि इसका वैल्यू 0.05 से ज्यादा है तो डेटा नॉर्मल है, यदि उससे कम है तो नॉर्मल नहीं है। तो ये 0.05 से बहुत कम है तो नॉर्मल नहीं है। अब डेटा जब नॉर्मल नहीं है, हमारा एजम्पशन है कि डेटा नॉर्मल होना चाहिए, डेटा कंटिन्यूअस स्केल पे होना चाहिए और डेटा में कांस्टेंट वेरिएंस होना चाहिए। होमोसेडास्टिसिटी, तो होमोसेडास्टिसिटी तो जो है उसको अभी अपन को जरूरत नहीं है। आप चाहें तो मीन जो वेरिएंस है उसकी लाइन खींच के और उसको हम देख सकते हैं। फिर भी होमोसेडास्टिसिटी यदि चेक करना चाहें तो उसके लिए हमें ग्राफ ही देखना पड़ेगा, है ना। सेम वेरिएंस पूरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करने के लिए है ना। तो प्लॉट देखते हैं। डब्ल्यू क्यू सॉरी, अब ये ग्राफ और इसमें एक हॉरिजेंटल लाइन चाहिए हमें, रेड। देखते हैं वर्क करता है, या तो मीन अलग से निकाल लेते हैं और मीन रखते हैं। नहीं बोल रहा है, या तो ए बी लाइन बोलना पड़ेगा इसको। ए बी लाइन इसमें वो रहता है, command है, तब ध्यान में आ रहा है। इसको
तो यदि हम इसको एक बार और देखें तो मैं चलिए आपको बता देता हूँ, छत्तीस जाती है वो देखना पड़ेगा मुझे। तो अपना जो आया है मीन 6.85 आया है, मतलब यहाँ कहीं है। ये लाइन जो आएगी हमारी ओरिजेंटल ऐसी आएगी, ओरिजेंटल लाइन ऐसी आ रही है, तो उसके दोनों तरफ जो डेटा पॉइंट्स हैं वो क्या एक जैसे स्प्रेड है। यदि सेम स्प्रेडनेस है लगभग लगभग, तो हम मानेंगे कि वो कांस्टेंट वेरिएंस है। ठीक है, तो कुछ एक पॉइंट है जो काफी दूर है, बाकी तो कांस्टेंट वेरिएंस दिख रहा है इसमें। ठीक है, होमोसेडास्टिसिटी वाला प्रॉब्लम नहीं आ जा रहा है इस डेटा में। ठीक है, एक दो पॉइंट कुछ समझ में आया आप लोगों को? जी, ये विजुलाइजेशन के थ्रू चेक करते हैं। तो हमारा ये देखा कि हमने जब इसको निकाला, विल्कोस टेस्ट लिया क्योंकि नॉर्मल नहीं था डेटा, हमारे एक एजम्पशन इस पे नहीं आ रहा था पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए, जो कि हम डी टेस्ट चाह रहे थे। तो हमने विल्कोस टेस्ट लिया, विल्कोस टेस्ट लेके जब हमने इसको देखा तो हमारे पास आया ये 2.2 ई 10⁻⁻16। हमें ये टेस्ट लेना पड़ा, है ना। वेरिएंस को हमने चेक, जब दो सैंपल होते हैं तब वेरिएंस चेक किया जाता है, या वेरिएंस मतलब वेरिएंस की इक्वलिटी की बात करते हैं दो वेरिएंस में। यहाँ वेरिएंस हम क्यों चेक कर रहे हैं, होमोसेडास्टिसिटी के लिए है, मतलब वेरिएंस स्प्रेडनेस यहाँ चेक कर रहे हैं। तो ये रिजेक्ट हो गई। तो इस प्रकार से हमारा जो है हाइपोथेसिस हम लोग चेक करते हैं। अब मान लीजिए सपोज हम मान लेते हैं यही डेटा मान रहे हैं अभी कि ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, हालांकि है नहीं। तो हम इसमें टी टेस्ट लगाएंगे, वन सैंपल टी टेस्ट, है ना, वन सैंपल टी टेस्ट। टी डॉस टेस्ट, और पहले जो हमारा डेटा है वो वाला लिख दें कि डब्ल्यू क्यू डॉलर फिक्स एसिडिटी, इसका मीन ये ऑटोमेटिक ले लेगा। और सेकंड तो मीन हमारे पास है, तो म्यू इज इक्वल टू 6.10, व्हाट इट, जो पॉपुलेशन पैरामीटर है। और यहाँ हम देखते हैं, इसको चेक करते हैं क्या आता है। तो ये भी जो है रिजेक्ट कर नल हाइपोथेसिस, ये भी बोल रहा है सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है भाई फिक्स एसिडिटी में, जो गवर्नमेंट के नॉर्म में है उससे बहुत ज्यादा है ना। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू मीन इज नॉट इक्वल टू 6.1। तो ट्रू मीन एक्चुअल जो मीन है वो 6.1 के इक्वल नहीं है, मतलब ये बात सही हो गई, सिद्ध हो गई, अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, नल हमारी रिजेक्ट हो गई। यहाँ ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे बात कर रहा है, वो कॉन्फिडेंस इंटरवल दे रहा है दोनों तरफ की लिमिट, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की, और ये मीन दे रहा है हमारे सैंपल का फिक्स्ड एसिडिटी का। गॉट इट। तो ये एक तरीका हो गया वन सैंपल टी टेस्ट का, ये सब चीजें हमें मिल जाती। अब ये तो हमने 95% पे किया, यदि मुझे यही चीज करना है, पर ये भी हमने कुछ चीजें इसमें नहीं करी हैं। हमें यहाँ थोड़ा सा मिस्कीप कर गए किसी चीज को, क्योंकि मैं सिंपल
ये टू टेल टेस्ट कर दिया था हमने, क्या किया था, टू टेल टेस्ट था, है ना, टू टेल टेस्ट के हिसाब से था, क्योंकि ये लेस देन वाली हमें बात करना थी, हमें लेफ्ट टेल टेस्ट की बात करना थी, तो वो हमने किया नहीं इसमें। तो हम क्योंकि लेस देन और इक्वल टू की बात कर रहे हैं, सॉरी ग्रेटर देन अल्टरनेट के हिसाब से रहता है, तो राइट टेल टेस्ट था ये। सो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन लिखना पड़ेगा वन टेल टी टेस्ट के लिए। इसका ये पैरामीटर है कि नहीं पता है, बिल्कुल उसका देखता हूँ, इसमें तो आता है, एक सेकंड, क्या एट्रीब्यूट है, अल्टरनेटिव लेना पड़ेगा। अल्टरनेटिव पैरामीटर इसका एट्रीब्यूट है। तो अल्टरनेटिव, क्योंकि आप देखेंगे कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस के हिसाब से डिसाइड होता है, तो ग्रेटर है, तो वी विल राइट द ग्रेटर। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये एक्चुअली होगा, हालांकि रिजल्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही दे रहा है ये हमारा, क्योंकि वैल्यू कम ही बता रहा है ये भी, तो ये रिजेक्ट कर रहा है उस चीज को कि जो फिक्स्ड एसिडिटी है वो ट्रू लोकेशन इज ग्रेटर देन 6.1। अब यहाँ क्या मतलब है ट्रू लोकेशन, देखिएगा यहाँ देख रहे थे ट्रू लोकेशन नॉट इक्वल टू 6.1, ट्रू लोकेशन यानी कि जो मीडियन पे बेस्ड होता है, तो जो मीडियन की लोकेशन है वो 6.1 के करीब नहीं है, उसके इक्वल नहीं है, यहाँ बोल रहा है भाई ट्रू लोकेशन जो है वो ग्रेटर देन 6.1 है हमारी। तो हमारा जो एक्चुअल मीडियन है किसका, फिक्स्ड एसिडिटी का, वो 6.1 से ज्यादा है ना, ये मीडियन पे बेस्ड है, मीन पे बेस्ड तो है नहीं। तो ये इस प्रकार से हमें वन वे हाइपोथेसिस जो होता है, वन टेल, वो हम इस प्रकार से सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, हाँ जी, कोई डाउट। अब यदि यही चीज में ये 95% पे बता रहा है, यदि मैं इसी चीज को 99% पे करना चाहता हूं, तो कॉन्फिडेंस लेवल 0.99 लिखूंगा मैं, तो सब कुछ सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो 0.2 टू दी पावर -16 है वो बहुत ही छोटी वैल्यू है, 0.05 से भी छोटी है, 0.01 से भी छोटी है, तो कोई उसमें वो आएगा नहीं। टेस्ट विद कंटिन्यूटी करेक्शन के साथ इसने किया हुआ ग्लूकोज टेस्ट, तो ये चीजें हैं कि हम 99% पे भी ले सकते हैं, 95% तो डिफॉल्ट में रहता ही है। अब टी टेस्ट की मैं बात करूँ, यदि हमारा सैंपल इंडिपेंडेंट जो नॉर्मल होता, तो यहाँ भी हम वही करेंगे, क्योंकि हमारा जो ग्रेटर देन है उसके हिसाब से अल्टरनेट ग्रेटर, हम लोग 95% पे जा रहे हैं। देखिएगा क्या होता है 95%, ये भी वही चीज बता रहा है, यहाँ मीन की बात कर रहे हैं, लोकेशन की जगह किसकी बात कर रहे हैं, मीन की बात कर रहे हैं। ट्रू मीन इज ग्रेटर देन 6.1, जो हमारा एक्चुअल मीन है फिक्स्ड एसिडिटी का, वो गवर्नमेंट के नॉर्म से बहुत ज्यादा है, और बाकी चीजें वही है। अब इसमें 95% का इन्होंने हमें लेफ्ट जो लिमिट है वो दी है, LCL
और राइट में ये इन्फिनाइट हो जाता है, ग्रेटर देन वाला। अब इसी को यदि मैं 99% करूं तो कुछ चेंज नहीं है ज्यादा, सिर्फ इंटरवल कुछ हो 6.83 ये 6.82 मतलब थोड़ा सा वाइड हो जाता है, लेफ्ट साइड चला जाएगा और राइट वाला और राइट साइड चला जाएगा। तो ये राइट में तो इन्फिनाइट है तो वहां दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दौरान ध्यान रखना पड़ती है। और वन सैंपल टी टेस्ट, ठीक है। अब हम आते हैं टू सैंपल टी टेस्ट पे। हम आते हैं टू सैंपल टी टेस्ट। टू सैंपल टी टेस्ट में हमने आपको बताया था कि एक इंडिपेंडेंट टी टेस्ट होता है, एक पेयर टी टेस्ट होता है, एक कोरिलेशन टेस्ट होता है। तो पहले हम देखेंगे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, ठीक है। इंडिपेंडेंट में दोनों सैंपल जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, यदि मैं वाइन क्वालिटी डेटा आपको एक बार और दिखाऊं तो यहाँ पर एक अल्कोहल का परसेंटेज है ना, कितना परसेंट अल्कोहल है, और यहाँ वाइन क्वालिटी है। तो हम देखते हैं पहले इन दोनों चीजों को। तो सबसे पहले तो मैं यूनिक अल्कोहल परसेंट का लूंगा कि वाइन क्वालिटी डॉलर अल्कोहल। तो ये बहुत सारी वैल्यूज हैं, ये कंटिन्यूस डेटा है। इसके बाद मैं यूनिक देखूंगा वाइन क्वालिटी का, जो क्वालिटी वाला है। ये बहुत कम वैल्यूज हैं, ये डिस्क्रीट डेटा है। व्हाट इट। अब मुझे ये पता करना है यहाँ पे, मैं इसका टेबल भी दिखाता हूँ अभी। जो वाइन क्वालिटी 9 है और जो वाइन क्वालिटी 3 है, इन दोनों में एल्कोहल परसेंट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं। क्लियर हो रहा है। तो मैं एक टेबल बनाता हूँ सबसे पहले। वाइन क्वालिटी आपका क्वालिटी, तो ये टेबल है, ये फ्रिक्वेंसी बताएगा मुझे कि वाइन क्वालिटी 9 में खाली 5 ही ऑब्जर्वेशन है। जो 9 नंबर की वाइन की क्वालिटी है उसके 5 ही सैंपल है हमारे पास, और जो 3 नंबर की वाइन क्वालिटी उसके हमारे पास 20 सैंपल है। व्हाट इट। अब 3 नंबर की वाइन क्वालिटी के सैंपल और 9 नंबर की वाइन क्वालिटी के सैंपल इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है क्या, बताइए। कोई लेना देना नहीं। जब कोई लेना देना नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों अपने आप में स्वतंत्र हैं, और दोनों में सैंपल साइज भी डिफरेंट है, तो हम इस तरह का डेटा जो आपस में कोई रिलेटेड नहीं है किसी भी तरह से, और हम उसके बीच में यदि पता करना चाहते हैं कि उन दोनों में वाइन क्वालिटी 3 और वाइन क्वालिटी 9 में अल्कोहल का परसेंटेज सेम है या नहीं है, व्हाट इट। हम इन दोनों क्वालिटी वाइन में एक थर्ड वेरिएबल है कंटिन्यूस, जिसके विथ रिस्पेक्ट टू दैट
We want to see whether there is significant difference or not. Na? Perspective of alcohol percentage. So null hypothesis क्या होगा बताइए आप में से कोई. क्या null hypothesis होगा? Wine quality 9 increases when wine quality 3 decreases. ऐसा कुछ होगा शायद. इन वाइन क्वालिटी को हम काहे से कंपेयर कर रहे हैं बेटा? क्या चीज चेक करना है? अल्कोहल 9 और 3 हाँ अल्कोहल से. अल्कोहल, तो अल्कोहल को मेंशन करेंगे. और कोई फाइनेंस? बताइए. चलो सभ्य. There is no significant difference in alcohol percent in alcohol between, या इन भी लिख सकते हैं, wine quality 3 and wine quality 9. Got it? कोई डाउट भाई इसमें है? यही होगा. सर वैल्यूज बहुत पास है इसलिए. क्या? सर क्वालिटी वैल्यूज बहुत पास है इसलिए. हाँ, क्वालिटी हमारा कैटेगरिकल है. यहाँ एक प्रकार से डिस्क्रीट वेरिएबल है ना. दो क्वालिटी 3 और 9 को कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है. यस. किसके रेस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं? 3 और 9 को कंपेयर कर रहे हैं एल्कोहल के पर्सपेक्टिव. व्हाट इट? ये जो 3 क्वालिटी वाइन है उसका एल्कोहल और 9 नंबर की क्वालिटी वाली वाइन है उसमें एल्कोहल का परसेंटेज क्या सेम है या नहीं है, या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ना. आ गया समझ में? यस. यस. अल्टरनेट हाइपोथेसिस में खाली नो हट जाएगा. या देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एल्कोहल बिटवीन wine quality 3 and wine quality 9. Does that make sense to everyone? No? यस सर. और ये वन टेल है टू टेल है? वन टेल. वन टेल हाइपोथेसिस है टू टेल हाइपोथेसिस? वन टेल. क्यों वन टेल है? क्या लेस देन, एटलीस्ट या एटमोस्ट कहीं दिख रहा है इसमें? नहीं. तो फिर वन टेल कैसे हो? वन टेल तो तब होगी ना जब नल हाइपोथेसिस में एटलीस्ट या एटमोस्ट दूंगा मैं. या ग्रेटर देन इक्वल टू या स्मॉलर देन इक्वल टू, इस तरह से कुछ दूंगा तब होगी ना. समझ गया? ओके. तो दिस इज टू टेल. क्लियर हो गया कंसेप्ट सबको? टू टेल है क्योंकि यहाँ में वन टेल का जरूरत ही नहीं है ना. हम ये थोड़ी बता रहे हैं कि वाइन क्वालिटी 9 में वाइन क्वालिटी 3 से ज्यादा है, या वाइन क्वालिटी 3 में वाइन क्वालिटी 9 से कम है. ऐसी तो हम बात कर ही नहीं रहे. हम तो बोल रहे हैं कि भाई इनमें डिफरेंस है क्या.
ये दोनों साइड डिफरेंस हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है। 9 में कम हो सकता है, 3 में ज्यादा हो सकता है, या 3 में कम हो सकता है, 9 में ज्यादा हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं दोनों के मीन में, ये पता चलेगा। Does that make sense to you? Yes, sir. अब हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के लिए हमें इन दोनों को अलग करना पड़ेगा, वाइन क्वालिटी 3 को और वाइन क्वालिटी 9। अब कैसे करेंगे भाई? वाइन क्वालिटी 3 का एक हमारा सब डेटा सेट अलग बना लें और वाइन क्वालिटी 9 का एक सब डेटा सेट अलग बना लें। एक तो ये तरीका है, क्लियर हो रहा है? वाइन क्वालिटी 3 में 20 ऑब्जर्वेशन का एक डेटा सेट बन जाएगा, फिल्टर कर लेंगे उसको 20 रोज को। ओके, तो मैं वही करता हूँ, मैं लाइब्रेरी डीप्लायर चला रहा हूँ पहले। एक हम वेक्टर भी बना सकते हैं अलग से, है ना, पर मैं वो थोड़ा सा टिपिकल होगा आपको समझने में। तो हम डीप्लायर फंक्शन यूज करते हैं, वाइन क्वालिटी 3 एक सब डेटा सेट बना रहा हूँ 3 के लिए। इससे बना रहा हूँ वाइन क्वालिटी वाले सब डेटा, मेन डेटा से बना रहा हूँ और फिल्टर कर रहा हूँ खाली रो को। आप चाहें तो कॉलम भी ले सकते हैं, एक ही कॉलम ले लें, कॉलम तो अपन बाद में सिलेक्ट कर लेंगे। फिल्टर करते हैं, देखना सकते हैं फिल्टर कैसे करते हैं। तो फिल्टर कैसे करेंगे, क्वालिटी क्योंकि क्वालिटी इक्वल टू 3। कौन सी क्वालिटी? 3 क्वालिटी। कितने ऑब्जर्वेशन है? 20 ऑब्जर्वेशन। देखते हैं, रन कर देखिएगा। 20 ऑब्जर्वेशन से पूरे वेरिएबल्स दे रहा है हमें, क्योंकि हमने वेरिएबल सिलेक्ट नहीं किए इसमें। एनी डाउट? अब मैं वाइन क्वालिटी 9 का भी बना लूं एक डेटा सेट सेम तरीके से। पांच ऑब्जर्वेशन याद है ना, टेबल देखा था आपने? 5 ऑब्जर्वेशन 12। गॉट इट? एनी डाउट? ये हमने दोनों अलग कर लिया। अब ये दोनों जो सैंपल है ना, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है क्या भाई? ये 20 ऑब्जर्वेशन अलग है, ये 5 ऑब्जर्वेशन अलग। गॉट इट? Yes, sir. अब हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कैसे करेंगे इन दोनों के बीच में, वो देखेंगे। तो वो फंक्शन वही है, टी डॉट टेस्ट, कोई अंतर नहीं है। तो वन सैंपल टी टेस्ट में यूज किया तो वही है यूज करना है। हम यहाँ पर वाइन क्वालिटी 3 डॉलर एल्कोहल, है ना, ये ले रहे हैं। एंड वाइन क्वालिटी 9 डॉलर एल्कोहल। यानी कुछ नहीं किया हमने, ये दोनों वेरिएबल रख दिए। तुरंत ये टी वैल्यू आया, दोनों के मीन का डिफरेंस। आप यदि मीन के डिफरेंस को स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड किया तब ये आया। ये देखिए एक्स का मीन और वाई का मीन, तो एक्स माइनस वाई किया इसने, एक्स छोटा है वाई बड़ा है इसलिए नेगेटिव आया, है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर 7.2472 है। अब ऐसा क्यों है?
डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ ये टी टेस्ट ना देके क्या दे रहा है, वेल्च 2 सैंपल टी टेस्ट दे रहा है। ये स्टूडेंट टी टेस्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे वेल्च 2 सैंपल टी टेस्ट है, जो कि नॉन पैरामेट्रिक की कैटेगरी में आ जाता है एक प्रकार से। अब एक्चुअली ये बोल रहा है कि हमने जो यहाँ एजम्पशन लिया है, बिना किसी एट्रीब्यूट के हमने ये टेस्ट डाला है, यहाँ कोई एट्रीब्यूट नहीं डाला है, हम ये मान रहे हैं कि वेरिएंस इक्वल नहीं है। क्या मान रहे हैं, वेरिएंस दोनों के इक्वल नहीं है। तो वेरिएंस सैंपल ए का और सैंपल बी का इक्वल नहीं है, हम ये मान रहे हैं डिफॉल्ट में, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था जब एक पीपीटी में देखा था कि वेरिएंस स्प्रेडनेस दोनों की अलग होना चाहिए सैंपल हो। यदि अलग अलग स्प्रेडनेस है तो पैरामेट्रिक टेस्ट अच्छे से काम करेंगे, यदि स्प्रेडनेस सेम है तो पैरामेट्रिक टेस्ट अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वेरिएंस दोनों के इक्वल है कि नहीं है ना, दोनों के वेरिएंस समान होने चाहिए। तो एक वेरिएंस टेस्ट होता है, वो लगाते हैं। और उसमें भी वही लिखेंगे, दोनों का वाइन क्वालिटी $3। पहले वेरिएंस का टेस्ट करेंगे। वेरिएंस टेस्ट में आप देखेंगे पी वैल्यू 0.7784 है। व्हाट है 0.7784? यहाँ एफ टेस्ट होता है बेसिकली ये नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहले का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा n-1 होता है, तो 20 डेटा पॉइंट है तो 19 हुई। दूसरे का डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है, क्योंकि 5 डेटा पॉइंट है, एक कम, और पी वैल्यू ये। तो यहाँ अल्टरनेट हाइपोथेसिस देखिए, 2 रेशियो ऑफ वेरिएंस इज नॉट इक्वल टू 1। तो यदि मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूं, ट्रू रेशियो ऑफ वेरिएंसेस, तो यहाँ यदि हम ट्रू रेशियो ऑफ वेरिएंसेस, तो जो वाइन क्वालिटी 3 का वेरिएंस हमने वो पहले लिखी है फॉर्मूले में, इसलिए है ना, ये पहले लिखा हुआ है और ये बाद में लिखा है। तो वाइन क्वालिटी 9 का जो रेशियो है इज नॉट इक्वल टू 1, बट ये हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। कौन सी है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो यदि मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, तो वाइन क्वालिटी 3 इज नॉट इक्वल टू वाइन क्वालिटी 9, यही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ओके, या दोनों जगह वाइन क्वालिटी 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 1 के साथ हो जाएगा और मैं इसको ये काट देगा, ऐसा होता है जनरल। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इनके दोनों के वेरिएंस अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलता है कि इक्वल नहीं। क्लियर, ये बोल रहा है ना अल्टरनेट हाइपोथेसिस, हाँ या ना? यस सर। अपना वेरिएंस चेक कर रहे थे, यहाँ वेरिएंस ही बता गया, वाइन क्वालिटी 3 का वेरिएंस इक्वल नहीं है वाइन क्वालिटी 9, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात कर रहा हूँ। तो नल हाइपोथेसिस क्या हुई, वाइन क्वालिटी 3 के वेरिएंस और वाइन क्वालिटी 9 के वेरिएंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दे आर इक्वल, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। व्हाट इट, हाँ जी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन वाइन क्वालिटी 3 एंड वाइन क्वालिटी 9, इनमें कोई भी विशेष अंतर नहीं है, दोनों बराबर हैं। तो वेरिएंस तो इक्वल है, क्या बोल रहा है ये, क्या पता चल रहा है हमें, बताइए। वेरिएंस, इज वेरिएंस इक्वल और नॉट?
हाँ या ना? कुछ भी जवाब नहीं। नॉट इक्वल सर। नॉट इक्वल, वही टी वैल्यू कितनी है? 0.77। 0.05 से कम या ज्यादा है? 0.05 से ज्यादा है। ज्यादा है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई? क्या बोलते हैं? या एक्सेप्ट एक्सेप्ट हुई तो नल हाइपोथेसिस क्या लिखी है मैंने? वाइन क्वालिटी 3 वेरिएंस इज इक्वल टू वाइन क्वालिटी 9। यही हुआ ना? हाँ हुई कि नहीं? यस मतलब वेरिएंस इक्वल है। यस वेरिएंस इक्वल है तो जो वेल टेस्ट लगा है, नॉन पैरामेट्रिक है वेल टेस्ट, जब वेरिएंस इक्वल नहीं होते तब लगता है वो। ठीक है, तो हमें यहाँ एक एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा। हमें यहाँ एक एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा कि वेरिएंस इक्वल है भाई। तो आप ये नॉन पैरामेट्रिक पे ना जाएं, ऑटोमेटिक जो टी टेस्ट है पैरामेट्रिक वाला आ जाएगा। वेरिएंस डॉट इक्वल ट्रू, व्हाट इट भाई वेरिएंस इक्वल है। वेरिएंस इक्वल है तो पैरामेट्रिक टेस्ट रहेगा टी टेस्ट, है ना? चलिए आप यहाँ देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 23 है। तो जो टी टेस्ट होता है, जो एक्चुअल टी टेस्ट ये वाला नहीं, वेल्च का टेस्ट, जो कि नॉन पैरामेट्रिक होता है। जब वेरिएंस इक्वल नहीं होते तब उपयोग करते हैं इसका। ठीक है, 2 सैंपल में ये ध्यान, 1 सैंपल में कोई मतलब नहीं। 1 सैंपल में तो ठीक, अलग से एक ही सैंपल रहता तो होमोसेडास्टिसिटी हम ग्राफ से चेक करते। 2 सैंपल में दोनों सैंपल की वेरिएंस इक्वल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हमें इक्वल नहीं चाहिए और ये बोल रहा है कि वेरिएंस इक्वल है। वेरिएंस इक्वल है, वेरिएंस इक्वल पे जब हमने 2 सैंपल टी टेस्ट देखा, बहुत वेरिएंस आर इक्वल जब लिख दिया इसको, तो हमें इसने दिया 0.005, यहाँ पर गया था 0.009। और डिग्री ऑफ फ्रीडम आप देखेंगे यहाँ पे 23 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 कितना है 20, n2 कितना है 5, हो गए 25 माइनस 2, 23 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। ठीक है, और p वैल्यू लेस देन 0.05, मतलब कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन वाइन क्वालिटी 3 एंड वाइन क्वालिटी 9। व्हाट इट, यही मतलब हुआ यस सर। कि उनमें विशेष अंतर है। वाइन क्वालिटी 9 में एल्कोहल परसेंट और वाइन क्वालिटी 3 में एल्कोहल परसेंट में एक विशेष अंतर है। अब यहां से आपको थोड़ी चीज और पता चलेगी कि आप बता सकते हैं कि जो वाइन क्वालिटी 9 है उसमें एल्कोहल परसेंटेज ज्यादा है बनिस्पत वाइन क्वालिटी 3 के। गॉट इट? अब मीन है ना दोनों, पहला मीन पहले वाले के लिए और दूसरा मीन दूसरे वाले के लिए। गॉट इट? तो ये भी आप इंटरप्रिटेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आया भाई यहां तक? यस सर। तो ये था 1 सैंपल टी टेस्ट। अब हम बात करने, सॉरी 2 सैंपल टी टेस्ट इंडिपेंडेंट। अब हम 2 सैंपल टी टेस्ट की बात करेंगे। एक तो पेयर टी टेस्ट है और एक है कोरिलेशन टेस्ट। अब कोरिलेशन क्या है, पहले पेयर टी टेस्ट तो हम बाद में बात करेंगे, कोरिलेशन टेस्ट की बात करेंगे पहले। ये देखिए वाइन, तो हम ये पता करना चाहते हैं, कोरिलेशन टेस्ट होगा दोनों कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए। समझ गए? कोरिलेशन टेस्ट किस में होगा? कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए हम लोग करेंगे। यहाँ पे ज्यादातर होता है, रैंक टेस्ट भी होता है,
पर हम लोग यहाँ कंटिन्यूसली यूज करेंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि जो फिक्स्ड एसिडिटी है और जो हमारा एल्कोहल है वो आपस में कोरिलेट है कि नहीं है। समझ आए पॉइंट को? एल्कोहल परसेंट और फिक्स्ड एसिडिटी कोरिलेट है कि नहीं, इन दोनों में रिलेशन है कि नहीं। एल्कोहल बढ़ता है तो फिक्स्ड एसिडिटी बढ़ती है या घटती है। डज दैट मेक सेंस टू यू? आ रहा है समझ में? Yes. तो यहाँ एक चीज देखिएगा, ऑब्जर्वेशन तो सेम है। ऑब्जर्वेशन सेम है मतलब क्या है कि पहला ऑब्जर्वेशन का ही हम फिक्स्ड एसिडिटी ले रहे हैं, उसी को हम पहले ऑब्जर्वेशन का ही एल्कोहल है ना। ऑब्जर्वेशन तो सेम है दोनों, वही 4898 डेटा इधर है, वही 4898 डेटा इसका। डज दैट मेक सेंस टू यू? क्लियर हो रहा है पॉइंट? इंडिपेंडेंट टेस्ट में जो वाइन क्वालिटी 3 थे उसके 20 सैंपल अलग थे, और वाइन क्वालिटी 9 जिसके उसके 5 सैंपल अलग थे। बात समझ में आ रहे हैं? हैं? यहाँ सैंपल अलग नहीं है, सैंपल वही है, ठीक है। वेरिएबल डिफरेंट है, बस 2 वेरिएबल डिफरेंट है, वेरिएबल में हमें अंतर मालूम। तो ये कोरिलेशन के द्वारा होगा, ठीक है। तो मैं बताता हूं आपको, कोरिलेशन टेस्ट का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। कोर डॉट टेस्ट, कोरिलेशन, ये भी टी टेस्ट एक प्रकार का। इसमें भी मैं यही करूंगा, वाइन क्वालिटी नहीं, वाइन क्वालिटी नहीं, हाँ वाइन क्वालिटी में हमें क्या लेना है, फिक्स्ड एसिडिटी कॉमा वाइन क्वालिटी एल्कोहल, इन दोनों के बीच में रिलेशन चेक कर रहे हैं कि दे आर कोरिलेटेड और नॉट, देयर कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट और नॉट। तो नल हाइपोथेसिस यहाँ पर जो आएगी वो क्या आएगी भाई, बता सकता है? बताइए क्या आएगी नल हाइपोथेसिस? बताइए। तो एक बार डेटा दिखाइए। ये फिक्स्ड एसिडिटी और ये एल्कोहल, इन दोनों में क्या पता कर रहे हैं? फिक्स्ड एसिडिटी और एल्कोहल में क्या कर रहे हैं? कोरिलेशन। तो बस तो सीधी सी बात है यार, देयर इज नो सिग्निफिकेंट, कोरिलेशन। या रिलेशन बोल सकते हैं, कोरिलेशन एक ही बात है ना। रिलेशन बिटवीन एसिडिटी एंड फिक्स्ड एसिडिटी ओके, डज दैट मेक सेंस टू? यस सर। ना ये हमारा नल हाइपोथेसिस हो गया कि भाई एल्कोहल में और इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, कोरिलेशन टेस्ट करा। ये कोरिलेशन टेस्ट किया मैंने, ये पियर्सन कोरिलेशन, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, पी वैल्यू इसका मेरा ये है। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2 होगा इसमें खाली, क्योंकि ये हमारा जो टेस्ट है कोरिलेशन टेस्ट है, तो 4898 - 2 4896। पी वैल्यू लेस देन 2.2 e⁻⁻16 है, मतलब हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गया।
अब यहाँ बता रहे ट्रू कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू 0, तो पहले इसको समझ रहे हैं आप, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या रिजल्ट आ रहा है। ट्रू कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू कोरिलेशन इन R इज नॉट इक्वल टू 0। तो यदि ये R इक्वल टू 0 का मतलब है नो कोरिलेशन, यही बताया था मैंने आपको, पहले पढ़ाया था, जब कोरिलेशन 0 यदि आ रहा है R का वैल्यू तो नो कोरिलेशन। व्हाट इट? ओके सर। तो R इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब देयर इज सम रिलेशन, सिग्निफिकेंट रिलेशन है। यदि 0 नहीं है तो यही मतलब हुआ ना। यस सर। So there is significant relation between fixed acidity and alcohol percentage. What it? उन दोनों में भाई विशेष संबंध है। What it? यस सर। अब वो संबंध के साथ नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मतलब फिक्स एसिडिटी बढ़ेगी तो अल्कोहल कम होगा, अल्कोहल बढ़ेगा तो फिक्स एसिडिटी कम होगी, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। दिख रहा है यहाँ कोरिलेशन लिखा हुआ नीचे, या माइनस क्या सिंबल है इसमें? नेगेटिव। नेगेटिव। और ये भी 0.12 है, मतलब लो डिग्री। ओके 0.25 तक लो डिग्री होता है, 0.25 से 0.75 के बीच में मॉडरेट होता है, और 0.75 से ऊपर हाई डिग्री होता है। तो ये लो डिग्री है पर है सिग्निफिकेंट है। लो डिग्री होते हुए भी जरूरी नहीं है कि हाई डिग्री हो तो सिग्निफिकेंट होगा, हाई डिग्री में कई बार नॉन सिग्निफिकेंट होता है, समझे? ओके तो यहाँ लो डिग्री है, नेगेटिव कोरिलेशन है कि फिक्स एसिडिटी बढ़ेगी तो अल्कोहल कम होगा, और फिक्स एसिडिटी कम होगी तो अल्कोहल बढ़ेगा, ये बातें बता रहा है। ओके पर बहुत माइल्ड, ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ेगा, ज्यादा तेजी से नहीं घटेगा, हल्का सा। ओके क्लियर हो रहा है पॉइंट, है ना? यस। तो ये आप इंटरप्रिटेशन में लिख सकते हैं कि भाई दोनों में सिग्निफिकेंट रिलेशन है, और वो लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन है दोनों के बीच में, ठीक है ना? ये आप लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अब अपना लास्ट टी टेस्ट है पियर टी टेस्ट, ये और आज निपटा लें, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में अपन कुछ और टेस्ट देखेंगे, एनोवा देखेंगे और चीजें देखेंगे। पियर टी टेस्ट कब यूज करते हैं कि सेम ऑब्जर्वेशन होते हैं, जैसे इसमें भी सेम ऑब्जर्वेशन थे फिक्स्ड एसिडिटी अल्कोहल के लिए, वही ऑब्जर्वेशन उसमें भी होते हैं सेम, और उसमें जैसे अल्कोहल है तो वो अल्कोहल भी दो सेम रहेगा, 2 बार रहेंगे। तो मान लीजिए ये जनरली साइकोलॉजी में और दूसरी जगह हम लोग यूज करते हैं प्री एंड पोस्ट। मान लीजिए हम कोई स्ट्रेस लेवल चेक कर रहे हैं, प्री और पोस्ट। हमने बच्चों के आईक्यू चेक किया, चलो आईक्यू चेक कर रहे हैं मान लो, और आईक्यू चेक करने के बाद हमने देखा बच्चों का एक आईक्यू का स्कोर आ गया, एक क्वेश्चन पेपर हमने दिया था उनको भरने को, जिसको हम स्केल बोलते हैं, वो उन्होंने भरा और हमने उसके हिसाब से स्कोरिंग दी, हर बच्चे की अलग। इसी प्रकार फिर हमने उनको कुछ अलग से रेमेडियल क्लासेस ली उनकी, और उनका आईक्यू बढ़ाने की कोशिश करी, ठीक है? 2 महीने 3 महीने जो भी हमें उनको ट्रीटमेंट देना था, और भी मेडिटेशन और दूसरी चीजें हमने उनसे करवाई, जो भी हमारे इंटरवेंशन थेरेपीज थी वो हमने यूज किए उन बच्चों पे। और 3 महीने बाद हमने फिर उनको वही क्वेश्चन पेपर दिया, वही आईक्यू का स्केल दिया और उनसे फिल करवाया। तो आप देखिएगा जो आईक्यू का स्केल है वो दोनों टाइम सेम है। व्हाट इट? एक तो प्री टेस्ट लिया हमने और एक पोस्ट टेस्ट लिया थेरेपी के बाद, इंटरवेंशन के बाद। डज दैट मेक सेंस टू यू? Yes, sir. और उन्हीं स्टूडेंट पे
स्टूडेंट भी चेंज नहीं हुए, है ना। तो यहाँ सेम स्केल आपने दो जगह यूज किया है ना। एक को बोलेंगे प्री टेस्ट, दूसरे को बोलेंगे पोस्ट टेस्ट। तो ये पीयर टी टेस्ट होता है। क्या होता है ये? पीयर टी टेस्ट होता है। तो इस पीयर टी टेस्ट में हम कोरिलेशन नहीं निकालते हैं, दोनों वेरिएबल के मीन भी नहीं लेते हैं, जो कि हमने इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में क्या किया था, दोनों के मीन का डिफरेंस देखा था और फिर इसको स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड किया था, तब जाके वो टी वैल्यू प्राप्त हुई थी हमें। दूसरे में टी का फॉर्मूला अलग है। मैं आपको दोनों के तीनों के फॉर्मूले थोड़े से बताता हूं क्या होते हैं, तो आपको इनमें अंतर समझ में आएगा। थोड़ा सा 5-10 मिनट ओवर जाएगी क्लास आज, तो अपन इसको फिनिश करना है टी टेस्ट वाला पार्ट। देखिएगा, जो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की बात करूं, इसका फॉर्मूला है टी का पहले का मीन माइनस दूसरे का मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। समझ में आ गया ये आपको? और जो कोरिलेशन टी टेस्ट का फॉर्मूला है वो है टी बराबर, मैं आपको बताता हूँ, ये फॉर्मूला है आर एन माइनस टू 1 माइनस आर स्क्वायर, आर इंटू रूट एन माइनस टू 1 माइनस आर स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ। तो मैं जनरली इसको ऐसा लिखता हूँ, एक ही बात है, इसी तरीके से लिख देता हूँ तो आपको भी याद आएगा। रूट एन माइनस टू अपन 1 माइनस आर स्क्वायर। देख लीजिएगा एक बार, नीचे आर स्क्वायर आता है, ऊपर खाली सिंगल आर आता है। एन माइनस टू क्यों ले रहे हैं कि दो सैंपल हैं, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है ऊपर। क्या है ये? डिग्री ऑफ फ्रीडम ना, 1 माइनस आर स्क्वायर और आर। तो ये फार्मूला है। तो इसमें हम लोग मीन लिए हैं क्या? मीन लिए हैं क्या कोरिलेशन टेस्ट में? नहीं लिए ना, सीधे कोरिलेशन फाइंड आउट किया, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर। व्हाट इट? Yes, sir. अब जब हम बात करते हैं कि पीयर टी टेस्ट की, तो वहां क्या होता है देखिए, इसमें टी टेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है कि डिफरेंस ऑफ मीन, सॉरी, मीन ऑफ डिफरेंसेस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। अब यहां देखिएगा, यहां जो चीज लिख रहा हूं ये डिफरेंस ऑफ मीन है, मीन का डिफरेंस ले रहे हैं।
बात समझ में आ रहा है? ओके, क्या करना है? ये मीन लिए, दोनों का डिफरेंस लिया, तो डिफरेंस ऑफ मीन हुआ कि नहीं? मीन्स Yes, sir. यहां पर मीन ऑफ डिफरेंसेस इसका उल्टा है। अब कैसे? मान लीजिए आपका प्री टेस्ट है जो आपने पहले लिया, फिर आपने इंटरवेंशन दिए, फिर आपने पोस्ट टेस्ट लिया। व्हाट इट? Okay. मान लो ये वैल्यू 7 है, ये वैल्यू 8 है, ये वैल्यू 6 है, ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 6 है, ये वैल्यू 3 है। इस प्रकार से है डेटा प्री पोस्ट का। व्हाट इट? है ना जी? बोले, ये डेटा है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस आया -1, डिफरेंस आया 2, डिफरेंस आया 0, डिफरेंस आया 3। व्हाट इट? इस डिफरेंस का मीन लेंगे। तो क्या लिखा है मैंने? मीन ऑफ डिफरेंसेस। व्हाट इट? Okay. यहां मैं इस कॉलम का मीन नहीं ले रहा हूं अलग से, और इस कॉलम का मीन नहीं ले रहा हूं अलग से, जो कि इंडिपेंडेंट टेस्ट में किया था मैंने। इसका मीन अलग लिया था, x1 का, और x2 का अलग लिया। दोनों वेरिएबल, फिक्स्ड एसिडिटी का अलग लिया, सॉरी वाइन क्वालिटी 3 का मीन अलग लिया था, वाइन क्वालिटी 9 का मीन अलग लिया था। व्हाट इट? Yes, sir. वहां पर क्योंकि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट था। यहां पर क्योंकि रिस्पोंडेंट्स भी वही है, 1 2 3 4, है ना? और स्केल भी वही है, सेम। कोरिलेशन टेस्ट में रिस्पॉन्सेस, रिस्पोंडेंट तो सेम थे, बट फिक्स एसिडिटी अलग वेरिएबल है और एल्कोहल अलग चीज है। व्हाट इट? Okay. यहां पर ये दोनों सेम स्केल है, वो IQ स्केल यूज किया दोनों जगह सेम वाला। व्हाट इट? Okay, sir. इसलिए पेयर टी टेस्ट होगा, कोरिलेशन टेस्ट नहीं होगा, ना इंडिपेंडेंट टेस्ट होगा। यहां तक समझ में आया सबको? Yes, sir. ना लोग टी टेस्ट निकालते हैं, बस उनको नहीं पता होता है कि कौन सा टी टेस्ट लगना है। ठीक है, आपने देखा कि 4-5 तरह के टी टेस्ट पढ़ चुके हैं अभी तक। लोग खाली टी टेस्ट जानते हैं, अरे टी टेस्ट निकाल लो, अरे पेयर्ड है, इंडिपेंडेंट है, वेरिएंस इक्वलिटी वाला है या नहीं है, हैं? उनको कोरिलेशन है कि नहीं है, कहाँ कौन सा टेस्ट लगेगा, उन्होंने निकाल दिया। ठीक है, और ये सब बिजनेस में भी बहुत यूज होता है। जब आप इंसाइट्स निकालते हैं, जब बाइवेरिएट एनालिसिस करते हैं और इसकी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, बहुत जरूरी होता है ये सब बताना कि भाई ये वेरिएबल इसको इफेक्ट। जब केपीआईज हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, उसमें से हमें केपीआईज निकालना है कि कौन से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, तो उस टाइम ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि भाई हमें मान लो 150 वेरिएबल है, हमें उसमें से केपीआई सॉर्ट आउट करना है, कौन से हमारे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं। तब बहुत डिटेल में जाके स्टडी करना पड़ता है केपीआई सॉर्ट आउट करने के लिए। हमें देखना पड़ता है कि किसके कहाँ कैसे रिलेशन बैठ रहे हैं, भी उसको भी साथ में लाएं या ना लाएं। डज दैट मेक सेंस टू यू? है ना? तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और पीआरटी टेस्ट पे मैं कोई दूसरा डेटा सेट लूंगा क्योंकि इस डेटा सेट में ऐसा कोई डेटा नहीं है प्री पोस्ट वाला।
ये देखिए एक डेटा सेट है मेरे पास, पीएचडी थीसिस का ही है। ये कुछ स्केल है CTSQ, बच्चों के 2 स्केल पे काम किया था इन्होंने। और CTSQ स्केल तो बाइनरी है, तो इसकी तो मैं बात नहीं करूंगा, मुझे चाहिए लिकर्ट टाइप स्केल। ये लिकर्ट टाइप स्केल LS स्केल है कुछ, और ये प्री डेटा पोस्ट डेटा, प्री डेटा पोस्ट डेटा है ना, पर ये ऑर्डिनल डेटा है। इसके जब मैं इसको निकालूंगा तो ये कंटिन्यूस डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्री का ले लिया, पोस्ट का ले लिया, स्कोर, मीन स्कोर ने खाली स्कोर लिया। तो ये मेरा, मुझे ये 2 वेरिएबल से काम है, प्री और पोस्ट का स्कोर ना, जो बीच में थेरेपी दी होगी उन्होंने, जो भी दी हो, तो ये प्री डेटा है, ये पोस्ट डेटा है। हम इन दोनों के बीच में देखते हैं कि इज देयर significant difference in the pre and post particular scale, what it। यदि मैं आपको इसका ऐसा रिजल्ट बताऊं कि जो उसमें बाइनरी भी था और भी चीजें थी, तो कई कई तरह के टेस्ट लगे। सबसे पहली चीज होती है ADA, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसमें डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस लेते हैं हम। इसमें ये बताते हैं कितने ऑब्जर्वेशन, कितने डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के हिसाब से क्या डेटा हमारे पास किस प्रकार का, वो पता चलता है। इसमें 2 तरह के ग्रुप थे, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल। तो हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल। कंट्रोल में तो हमने कोई थेरेपी नहीं दी, प्री टेस्ट ले लिया, पोस्ट टेस्ट जरूर लिया, 2 बार हमने उनसे भरवाए फॉर्म, जैसे एक्सपेरिमेंटल से भरवाए, 3 महीने की ड्यूरेशन, 6 महीने की ड्यूरेशन। बट हमने इनको कोई थेरेपी नहीं दी, एक ग्रुप को थेरेपी दी है, इंटरवेंशन जो भी रहा है वो दिया है। तो हिप्नोथेरेपी दी थी ऑर्फन चिल्ड्रन को, जो ऑर्फन चिल्ड्रन होते हैं अनाथालय, उन बच्चों को, क्योंकि उनके साथ बहुत सी अब्यूजिंग होती है जीवन में, तो उससे बाहर लाने के लिए चाइल्ड ट्रॉमा से उनको कोई थेरेपी दी गई। तो एक तो हमने क्या किया कि प्री एंड पोस्ट इन कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का प्री पोस्ट लिया, कंट्रोल का अलग लिया और एक्सपेरिमेंट का अलग लिया। तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कंट्रोल ग्रुप का जो प्री मीन पोस्ट मीन यहाँ दिया हुआ है, उसका कोई जरूरत ही नहीं था, है ना। ये डिमांड करते तो मुझे देना पड़ता है, इसलिए आपने देखो एक आध कॉलम खाली रखे हुए हैं मैंने ना, इसकी जरूरत रहती नहीं है उसमें, तो मुझसे रखवाया गया तो मैंने रख दिया, हालांकि रखा नहीं जाता है, मीन डिफरेंसेस आते हैं वहाँ पे, है ना। तो ये बताता हूँ आपको इसका, एक सेकंड, तो मैंने आपको फाइनल दिया था, बाद में जब मेरा बहस हो गया, सब हो गया, उनका गाइड नहीं मान रहा, मैं हमें दोनों के मीन डिफरेंस चाहिए। अब मीन डिफरेंस तो आते नहीं है इसमें, तो डिफरेंसेस, मीन ऑफ डिफरेंसेस आता। तो ओ, ये देखिए रिजल्ट, ये टी टेस्ट बिटवीन प्री एंड पोस्ट कंट्रोल ग्रुप, तो ये कंट्रोल ग्रुप प्री का है। कि मीन ऑफ डिफरेंसेस 1.175, टी वैल्यू ये है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 है, और ये हमारा पी वैल्यू आया 0.02 विच इज लेस देन 0.05। तो देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बता रहा है एक प्रकार से, पर वो 5% बता रहा है। यदि हम 1% पे बात करें तो नहीं बता रहा है। तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस एट 1%। मैंने यहाँ 1% को हाईलाइट कर दिया कि 1% पे वो कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं बता रहा है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1% पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस बता रहा है, ठीक है।
और ये वही डिफरेंस के लिए बॉक्स प्लॉट बनाया है, तो इसका ये वैल्यू था, इसका ये वैल्यू था, पर जब हमने ट्रीटमेंट दिया तो ये इस प्रकार से हो गया। तो पहले जो गैप थे कुछ डिफरेंस आया, ऐसे ही हमने इसके अंदर किया। ठीक है, तो जो पेयर टी टेस्ट है वो कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। मैं खाली इसमें एट्रीब्यूट बता रहा हूँ, अपन पूरा तो उस पे नहीं जाएंगे। टी टेस्ट मैं एक हाइपोथेटिकल प्री पोस्ट स्कोर ले लेता हूँ, वेक्टर बना लेता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक एक्स वेक्टर बना लेता हूँ, एक एक्स बना लेता हूँ, एक वाई बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैं कुछ वैल्यू रख देता हूँ 6 से। ये एक ले लिया, एक वाई ले लिया। ठीक है, ये दो स्कोर है, ये प्री और पोस्ट स्कोर मान लें आप। ठीक है, Okay. आगे समझ में, एक प्री है एक पोस्ट। एक्स कॉमा वाई दोनों वेरिएबल दे दिए मैंने, और मैं यहाँ लिखूंगा पेयर्ड इक्वल टू ट्रू। Okay. ठीक है, कहीं नहीं लिखा अपन ने, यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि पेयर टी टेस्ट ये आ गया। तो यहाँ देखिएगा लास्ट में मीन ऑफ डिफरेंसेस दिया हुआ है, जबकि हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट जब देखेंगे कोरिलेशन में तो कोरिलेशन दिया हुआ है, और इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में आप क्या देख रहे हैं, दोनों के मीन दिए हुए हैं। समझ में आ रहा है बनता, यहाँ दोनों के मीन दिए हुए हैं और इसमें मीन ऑफ डिफरेंसेस दिया हुआ है। समझ में आ गया, क्लियर है ना? मतलब जो हमने डिफरेंस निकाले दोनों वेरिएबल के हर ऑब्जर्वेशन के, उसका मीन है ये। गॉट इट? Okay. तो यहाँ p Yes, वैल्यू sir. है 0.9315, मतलब ये बता रहा है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, उस थेरेपी से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जो अपन ने थेरेपी देने के बाद, यहाँ तो अपन ने हाइपोथेटिकल लिया है, तो ये बता रहा है कि जो आपने भी इंटरवेंशन जो भी दिया है इस ड्यूरेशन के बीच में, प्री और पोस्ट टेस्ट के बीच में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। व्हाट इट? Okay. है ना, बोल रहा है ना, ट्रू डिफरेंस इन मीन इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस है आपकी। यदि अपन नोटेशन के हिसाब से बनाएं तो क्या होगा कि जो मीन ऑफ डिफरेंसेस है, मीन ऑफ डिफरेंसेस मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैं ऐसा करता हूं इसको, मीन ऑफ डिफरेंसेस है ना, डी बार, मीन ऑफ डिफरेंसेस इज नॉट इक्वल टू 0। ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस। व्हाट इट? और हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होगी? मीन ऑफ डिफरेंसेस इज इक्वल टू 0। डज दैट मेक सेंस टू यू? Okay. तो ये नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो रही है, 0.05 से ज्यादा है। Yeah. सो जो हमारा मीन डिफरेंस है वो इक्वल टू 0 है, मतलब कि सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ा जो भी थेरेपी दी है ना। हमारे जो मीन का डिफरेंस 0 के इक्वल आया है, तो प्री और पोस्ट टेस्ट के अंदर कोई अंतर नहीं है साहब, है ना, वैल्यूज में। मतलब आपने जो भी थेरेपी दी है बेकार निकली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चों में। व्हाट इट? Okay. ये कहने का मतलब। तो यहाँ तक सबको समझ में आया भाई, टी टेस्ट क्या है, कितने प्रकार के हैं, कैसे करते हैं इसको? हाँ जी, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो
अगले सेशन में हम कुछ और टेस्ट देखेंगे, पहले पैरामेट्रिक और इसके बाद कुछ नॉन पैरामेट्रिक पे भी जाएंगे, ठीक है। Yes, sir. कुछ तो नॉन पैरामेट्रिक हमने यहाँ देखे ही, ग्लूकोज टेस्ट देखा था जैसे हम, है ना। फिर एक वेल टेस्ट भी आया था जब वेरिएंस इक्वलिटी नहीं थी। ये वाला टी टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक, ओके। Okay, sir. तो और भी देखेंगे हम, एक सेशन में एनोवा देखेंगे, ये क्या होता है, 1 वे एनोवा, 2 वे एनोवा कैसे निकाला जाता है, ठीक है। Okay, sir. तो वो सब चीजें हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये एक बड़ा पार्ट है इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस, क्योंकि ये बहुत पूरा रिसर्च वर्क में यही यूज होता है, ठीक है। Okay, sir. तो आज के लिए अपन यही इसको समाप्त करते हैं, ठीक। ठीक है सर, वीडियो से अपलोड कर दीजिएगा आज। हाँ आज करता हूँ। थैंक यू सर।